कर्नाटक के अलावा अगर कांग्रेस को कहीं से सबसे ज्यादा उम्मीद है तो वह महाराष्ट्र, अपने दम पर नहीं बल्कि अपने साथियों के दम पर, जहां लोकसभा की 48 सीटें हैं। पिछली बार बीजेपी और शिवसेना ने मिलकर 41 सीटें जीती थी। कांग्रेस के हिस्से में 1 सीट और शरद पवार की पार्टी 4 सीट जीत पाई थी। लेकिन इस बार का चुनाव पिछली बार से अलग है, क्योंकि उद्धव और शरद पवार दोनों की पार्टी टूट चुकी है। दोनों से अलग हुआ धड़ा बीजेपी के साथ चला गया और एनडीए का हिस्सा बन गया। तो वहीं उद्धव और शरद कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। इसलिए कांग्रेस को लग रहा है कि वो महाराष्ट्र में इस बार इंडी अलायंस के जरिए कमाल कर पाएगी। दावे क्या क्या हैं जरा वो सुन लीजिए, उसके बाद ग्राउंड जीरो से क्या खबर आ रही है और क्या हमारे तमाम पैनल कह रहे हैं वो बताएंगे। महाराष्ट्र में तो बहुत ही मजबूत है। मैं समझता हूँ 48 में सीट, यहाँ पर 48 सीट में कम से कम हमको 46 तक मिलेंगे, ऐसी एक हवा है और जनता खुद बोल रही है। इस बार मैं ये नहीं कहूँगा कि वो 0 पे रहेंगे, कुछ ना कुछ उनको मिलेगा जो बागी लोग हैं, लेकिन हमारी जो गठबंधन की पार्टियां हैं वो मैक्सिमम सीट लेकर वो बीजेपी को हराएगी। तो कांग्रेस के अध्यक्ष दावा कर रहे हैं कि उनका अलायंस महाराष्ट्र में 48 में से 46 सीटें जीतेगा। भाई 2 कौन सी छोड़ गई ये भी पता करूंगी मैं अभी। कांग्रेस यहां 17 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। राहुल को उम्मीद है कि 17 में से 8 सीटें जीतेंगे। भाई राहुल ही खुद ही हार रहे हैं, मैच नहीं कर रहा है खुद ही अपने आपस में। बीजेपी 15 सीटों पर कांग्रेस के खिलाफ मैदान में है, जिसमें 4 सीट पर क्लोज फाइट है। इसमें से नॉर्थ सेंट्रल, मुंबई, कोल्हापुर, सोलापुर और अमरावती की सीटें आ रही हैं। तो हमारे जो खास मेहमान हैं क्या वो भी इसी बात से इत्तेफाक रखते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र सबसे ज्यादा उलझा हुआ है मेरे ख्याल से, पोलस्टर्स के लिए भी, पत्रकारों के लिए भी और हम एंकर्स के लिए भी, कि भाई उद्धव गुट, शिंदे गुट, शरद पवार, अजीत, शरद पवार, एनसीपी। तो आप ग्राउंड जीरो से अगर देखें तो जो वोट स्प्लिट हो रहा है उसका एडवांटेज किसको मिल रहा है? देखिए, अगर मैं ये चुनाव महाराष्ट्र का ऐसा पहला चुनाव हो रहा है कि जिसमें मतलब जो अभी तक जो ट्रेडिशन चला हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना मिलकर लड़ती थी, कांग्रेस और राष्ट्रवादी मिलकर चुनाव लड़ती थी। अब राष्ट्रवादी भी टूट चुकी है और शिवसेना भी टूट चुकी है। भारतीय जनता पार्टी के साथ मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को खुद के लिए कोई समस्या नहीं महाराष्ट्र के अंदर। भारतीय जनता पार्टी का कैडर भी भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है और भारतीय जनता पार्टी के जो वोटर्स है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए। जो समस्या आ रही है वो शिवसेना की आ रही है कि शिवसेना के वोटर्स जो है अब ये देख रहे हैं कि भाई जिस एरिया में एकनाथ शिंदे, ठाणे का एरिया है, कल्याण का एरिया है, वहाँ एकनाथ शिंदे मजबूत है तो वहाँ एकनाथ शिंदे को बेनिफिट मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी का भी वहाँ बहुत बड़ा आधार है, उसका फायदा एकनाथ शिंदे को मिलेगा। उद्धव ठाकरे का जो मेन मुंबई का मराठी माणूस है, जो उसकी शाखा है जो मेन बंबई से, वहाँ उद्धव ठाकरे को बेनिफिट मिलेगा। शरद पवार को अपनी एक घर की सीट बारामती में मिलेगा। कांग्रेस, लेकिन फडणवीस तो कह रहे हैं कि बारामती की सीट गारंटीड उनके पास आ रही है। देखिए, फडणवीस का ये आकलन हो सकता है। मुझे लग रहा है कि वहाँ पर बहुत फाइट है और ये कहा जा रहा है, मतलब मैंने वहाँ पर बारामती में कुछ लोगों से बात की, दोनों कहा कि प्रदेश में अजित पवार को सपोर्ट करेंगे, सेंटर के अंदर शरद पवार को करेंगे, क्योंकि एक ही बेटी चुनाव अब लड़ रही है। बाकी शरद पवार के परिवार में कोई ऐसा चुनाव में है नहीं, तो दादा को तो हम इतना देंगे ही, मतलब चाचा को इतना देंगे। दादा को प्रदेश दे दिया है तो चाचा को हम एक सीट देंगे। मतलब वो जो बंटवारा हुआ था कि सेंट्रल में बेटी और स्टेट में भतीजा, वो जनता के मन में क्लियर है। वोटिंग का ये पैटर्न रहा है वहां पर। वो कितना जमीनी स्तर पर होता है 4 जून को पता पड़ेगा। मुझे ऐसा लगा कि, और दूसरा क्या, सुनंदा पॉलिटिशियन में कभी रही नहीं है, सीधे उठा के उसे चुनाव में लड़वाया तो उसका एक नेगेटिव सेंटीमेंट लोगों का ये भी कहना था। लेकिन काडर अजीत पवार के साथ है, ऐसा नहीं है, क्योंकि शरद पवार बहुत दिन से खुद को एक तरह से कहें कि मेजर डिसीजन में इन्वॉल्व कर रहे थे ग्राउंड पर, काडर को मेंटेनेंस में। कारण ये था कि शरद पवार को जब कैंसर हुआ मुंह का, तो शरद पवार के संग तबियत का जब समस्या है तो शरद पवार ने अजीत पवार को पास संगठन सौंपा कि आप पूरा संगठन देखो। लेकिन बारामती जो बनाया तो शरद पवार का बनाया हुआ है ना। शरद पवार जब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, तो बारामती के लोग जानते हैं कि आज जो बारामती का जो कायाकल्प हुआ है वो तो शरद पवार के दिन पे हुआ है। उसमें अजीत पवार की तो भूमिका है नहीं बहुत बड़ी। अजीत पवार का जो राजनीति करने का तरीका रहा है कि जो बहुत रूट पॉलिटिशियन जो होते हैं, तू तड़ाक करके बात कर लेना, शरद पवार के संग वो नहीं है। जमीनी स्तर पर मुझे लग रहा है कि जो 40 साल से बड़े, 45 साल के बड़े लोग हैं जिन्होंने बारामती का कायाकल्प देखा है। 10 में से कितनी सीट आपको लगता है शरद पवार की? मुझे लग रहा है एक ही सीट शरद पवार जीतेंगे। शरद पवार की हैसियत उससे ज्यादा की नहीं है महाराष्ट्र की राजनीति में। अब वो बारामती सीट जीत जाए और शुरू अगर वो जीत गए तो बहुत बड़ी बात होगी। कांग्रेस के साथ भी आप कांग्रेस के सपनों को तोड़ रहे हैं। कांग्रेस भी एक ही सीट जीतेगी, वो भी चंद्रपुर का जीतती है। बस चंद्रपुर, जो पिछली बार 2019 में जो कांग्रेस ने जीती थी चंद्रपुर की सीट, तो ये तो 2 ही हुआ, 1+1 2। बिल्कुल, कांग्रेस और शरद पवार के संग बहुत ज्यादा उम्मीद है किसी को नहीं है। सबसे
ज्यादा उम्मीद तो उद्धव ठाकरे के ऊपर टिकी हुई है कि उद्धव ठाकरे इस बार बेहतर प्रदर्शन करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि उद्धव ठाकरे के साथ अभी एक मुस्लिम वोट बड़ा जुड़ा है, जो कहा जा रहा है कि मुसलमानों वोटिंग क्या है। मराठी का बड़ा सेंटीमेंट उद्धव ठाकरे के साथ अभी भी बना हुआ है, क्योंकि वो ये मानने को तैयार नहीं कि बाला साहेब ठाकरे का स्थान एकनाथ शिंदे ले सकते हैं। तो एक बड़ा सेंटीमेंट उद्धव ठाकरे के साथ भी जुड़ा हुआ है। तो मुझे लग रहा है उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के अंदर 6 से 7 सीटें जीतेंगे। कांग्रेस और राष्ट्रवादी दोनों मिलाकर शरद पवार एक सीट जीतेंगे। इस गठबंधन को मुझे लग रहा है 8 सीटें मिलेगी। समीर जी के आकलन ने तो कांग्रेस की उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया है, क्योंकि 41 पिछली बार था, अब वो 40 कर दे रहे हैं। मतलब कुछ बहुत ज्यादा मतलब कम नहीं कर रहे हैं बीजेपी की सीटें। सुधांशु जी आपके पास भी आऊंगी, लेकिन अनंत जी की शिकायत थी कि पिछली बार वो कम बोले हैं, तो इस बार पहले उनको मौका देती हूँ। नहीं, पहले आपके पास आते हैं। अनंत जी, अगर हम बात करें, कई सीटें ऐसी हैं, मेरे ख्याल से 15 सीटें ऐसी हैं जहाँ पे सीधा फेस ऑफ बीजेपी वर्सेस शिवसेना भी है। मैं एक बार डेटा भी दिखाऊंगी अपने दर्शकों को, हमने वो पूरा ग्राफिक्स तैयार किए हैं। तो जहां पर बीजेपी और शिवसेना उद्धव की डायरेक्ट फाइट है, जो दोनों साथ थे, तो वहां पर आपको क्या लगता है कि किस तरह से जनता रिएक्ट करेगी? कोई सिंपैथी वेव चलेगी या मोदी का नाम चलेगा? मैंने छत्तीसगढ़ चुनाव के समय एक बात कही थी, जो अभी ये चर्चा में मैंने अभी कही कि जनता हिंदुत्व को चुनेगी या हिंदुत्व के कार्बन कॉपी को चुनेगी, ओरिजिनल हिंदुत्व पे जाएगी या कार्बन कॉपी पे जाएगी। महाराष्ट्र के लिए भी मैं वही कह रहा हूं, और महाराष्ट्र में कोई उलझन नहीं है। हम शिवसेना क्यों कह रहे हैं उसको? वो तो उबाठा है, उसका नाम उद्धव ठाकरे वाली पार्टी का नाम उबाठा कहिए, आराम से आपको समझ में आएगा। शिवसेना का झंडा, डंडा, बैनर, पार्टी का नाम सब तो शिंदे के पास है। उनको शिवसेना गुट नहीं कहना चाहिए, हमें शिवसेना गुट कहने से थोड़ी भ्रम की। और काडर की बात मैं कर रहा हूं। देखिए, ग्राउंड पर आलोचक भी मानते हैं कि काडर उद्धव के साथ है। ये वो आलोचक मानते हैं जो हमारे जैसे यहां बैठ के चर्चा करते हैं। आप और दोनों के पॉकेट्स अलग हैं। अब मुंबई नॉर्थ में, मुंबई की बात अभी समीर भाई कर रहे थे, मुंबई नॉर्थ में क्या काडर है उनका भाई? सबसे मजबूत सीट अगर भाजपा की अगर 10 सीटें भारत में किसी को खड़ा कर दो वो जीत जाएगी, तो उसमें मुंबई नॉर्थ है एक। तो इस तरह से ये बनाया गया कि मुंबई में बहुत मजबूत है। मुंबई में तभी मजबूत है जब भाजपा उसके साथ है। और मुझे लगता है कि दोनों को अलग होने से कार्यकर्ताओं में एक भ्रम फैला है। और मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि नरेंद्र मोदी का अपना एक वोट बैंक है। नरेंद्र मोदी ने ओवर द ईयर्स अपना एक वोट बैंक बनाया है। आप उसको लाभार्थी वर्ग कह लीजिए, आप उसको हिंदुत्व के पैरोकार कह लीजिए, आप उसको पोलराइजेशन कह लीजिए, आप जो भी कह लीजिए। आप जब फील्ड में जाएंगे तो लोग कहेंगे कैंडिडेट तो मजबूरी है, नरेंद्र मोदी जरूरी है। तो ये जो नारा हमें उत्तर प्रदेश से लेके और नंदुरबार तक सुनाई देता है, नंदुरबार की चर्चा आपने अभी की थी मैंने, तो ये जो नारा है कि कैंडिडेट मजबूरी है और नरेंद्र मोदी जरूरी है, लोकसभा चुनाव में हमें लगता है इस नारे पर हमें ध्यान देना पड़ेगा। और ये नारा रायबरेली में भी गूंजा, ये नारा नंदुरबार में गूंजा, और ये नारा कर्नाटक में भी। चलिए, बीजेपी से नाराजगी नहीं होगी, लेकिन सुधांशु जी, वहां पर शिवसेना शिंदे से और शिवसेना शिंदे से क्या लोगों को कहीं ना कहीं कि भाई आपने धोखा दिया, गलत किया, ऐसा कोई सेंटिमेंट वहां पर, जहां पर हम जब फाइट देखेंगे कि शिवसेना उद्धव, या जो सर नाम ले रहे हैं वो ले लीजिए, हमारे लिए कहने में आसानी होती है, या फिर शिंदे के बीच में जो आमने सामने टकराएंगे, तो क्या वहां डैमेज और डेंट की सिचुएशन ज्यादा है? बात तो ये देखिए कि 22 सीटों पे लड़ रही है शिवसेना की जो गुट है, ये जिन्होंने तो वैसे सही कहा कि उबाठा 22 पे लड़ रही है, जिससे 15 भाजपा के खिलाफ लड़ रही है। हाँ, ठीक है, 15। पहले तो उसका विश्लेषण करिए। वहां पे लोगों में क्या है कि कौन धोखेबाज है। विधानसभा 7 चुनाव लड़के उसी दिन जिस दिन निर्णय आते हैं, उबासा जो है वो एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना देती थी। मतलब आप बाल ठाकरे जी की मनस्थिति क्या हो रही होगी उस समय, उसकी कल्पना करिए। हिंदुत्व के अगर कोई आइकन, वही बाल साहब ठाकरे थे जिन्होंने राज ठाकरे को अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया था। पुत्रमोह में उद्धव आए थे, और अगर उद्धव पुत्रमोह दिखाएं तो बाल साहब ठाकरे शायद नाराज हो रहे होंगे। एक और है, सबसे बड़ी बात क्या है, बाल ठाकरे जो थे हिंदुत्व के अगर कोई आइकन थे। महाराष्ट्र में हिंदुत्व का जो एक फिनोमेना गुरु करा, वो बड़ा वो गजब का है। भाजपा तो थी नहीं वहां पे। आपने बताया कि 75 में जो है शिवसेना कांग्रेस के समर्थन के लिए बनी थी जी। इमरजेंसी में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए बनी थी, सेना कहलाती थी। वहां से एक हिंदुत्व के आधार पर दोनों पार्टियां कहां पहुंची, सरकार में आई, सत्ता में आई, और अब तो सत्ताधारी है। 22 सीटों में 15 सीटें
मैं तो नाम भी लेना भूल गया हूँ, उबासा। वो उबासा जो उबाठा है उबाठा देखिए, उबाठा इसको ऐसे याद करिए, उद्धव बाल ठाकरे, ओके। इसका इनिशियल है उबाठा। उबाठा, ठीक है। उबाटा आज जो 15 सीटों पे लड़ रही है, वहां पे चुनाव में लोगों में घृणा है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर बाल ठाकरे के साथ किसी ने अन्याय करा, अब बाला साहब तो- के तो बेटे को बा- नकली बा- बेटा कहने पर कोई नाराजगी नहीं होगी। बाला साहब के अरमानों को अगर किसी एक आदमी ने कुचला, ठीक है। तो वो उद्धव ठाकरे ने उचला, ठीक वो कांग्रेस के साथ चला गया, वो मुसलमान की राजनीति करने लगा। बाल साहब ठाकरे के अगर आप सारे वीडियो देखें, वो कहते हैं जिस दिन मैं ये कल्पना कर लूं कि कांग्रेस के साथ जाऊंगा तो मैं बंद कर दूंगा शिवसेना। वो बेटा लालच में सत्ता के, बाला साहब ठाकरे तो थे कि वो उन्होंने कभी कहा मैं चलिए सुधांशु जी, आपको ये पिक्चर दिख रही है, लेकिन जरा राशिद जी से दूसरी पिक्चर भी समझने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह से सर पिक्चर दिखा रहे हैं तो उस हिसाब से तो मतलब वहां उम्मीदें लगानी छोड़ देनी चाहिए कांग्रेस को। देखिए हम जब बात करते हैं तो हम एक चश्मे से एक चीज को देखें, अगर हम उसको दूसरे तरीके से देखें तो बिल्कुल उसकी तस्वीर अलग नजर आती है। बाला साहब ठाकरे ने 1980 में इंदिरा गांधी का समर्थन किया, बाला साहब ठाकरे ने इमरजेंसी का समर्थन किया, बाला साहब ठाकरे जो थे वो संघ परिवार से नहीं जुड़े हुए थे, वो उनकी कोई आइडियोलॉजिकल बैकग्राउंड नहीं थी, वो एंटी कम्युनिस्ट थे, एंटी दक्षिण भारत हुए, एंटी मुस्लिम हुए, उनके राजनीतिक जीवन में बड़े उतार चढ़ाव हुआ है। आज हम जब एक कहते हैं, हम किसी राजनीतिक दल को या उसके जो टूट होती है उसके एक धड़े को हम तिरस्कार के भाव से देखते हैं, मुझे लगता है वो उचित नहीं है। क्योंकि जब इंदिरा गांधी, आपको याद होगा 1969 स्प्लिट हुआ, तो जो पुरानी कांग्रेस है, कांग्रेस ओ कहलाती थी, कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन उसका अस्तित्व खत्म हो गया। इसी तरीके से 1977 में जब फिर कांग्रेस की एक स्प्लिट हुई तो 2/3 कांग्रेस जन छोड़ के चले गए थे और कांग्रेस आई कहने लगे, लोग मजाक भी उड़ाते थे, आई गई सब चीजें मारती थी। लेकिन इंदिरा गांधी ने अपने आप को उसको जमाया। जब एमजीआर के निधन हुआ तो जानकी रामचंद्रन मुख्यमंत्री बनी थी और चुनाव उनको जो उसकी विरासत जो थी AIDMK की मिली थी, लेकिन जयललिता ने उसको ध्वस्त कर दिया। तो अभी हम थोड़ा सा इंतजार करें, देखिए चुनाव में क्या होता है। आप तो अपने तर्क में हमारी बात का समर्थन कर रहे हैं। अब आने वाले समय में देखिए, लेकिन आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया राशिद जी, जमाया, मेहनत करी। लोगों की नाराजगी है कि एक अपॉर्चुनिटी थी आपके पास, एक प्लेट में रखकर एक अपॉर्चुनिटी आई थी, आप आखिर दिन तक ये तय नहीं कर पाए किसको लड़ाना है, किसको सीट देनी है, ये सब तुम्हारे खाते में नहीं। उसके बाद आपने ग्राउंड पर भी, मैं क्योंकि ग्राउंड रिपोर्टिंग मैंने महाराष्ट्र की नहीं की है, लेकिन इस तरह के आरोप भी उद्धव पर लगे हैं कि ग्राउंड में पेनिट्रेशन उस तरह से नहीं किया जिस तरह से उन्हें अपनी पार्टी को रिवाइवल के लिए करना चाहिए था। क्या ऐसा है? नहीं, मुझे नहीं लगता, और मैं इसका कोई बहुत ज्यादा महत्व भी नहीं देता हूं। देखिए, ये पूरी उद्धव ठाकरे की साख जो है दांव पे लगी है। हमारे मित्र कहते रहते हैं कि लोग जो वोट देने जाते हैं तो एक वो भावनाओं के प्रवाह में वोट देते हैं, भावनाएं जो है वो शरद पवार और उद्धव ठाकरे के साथ है। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में बड़ा रद्दोबदल होगा और 25 से 30 सीटें जो है गठबंधन जीतेगा। चलिए, आप 25 से 30, सर ये तो बहुत ज्यादा। देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि 41 से ज्यादा। उतना तो वो क्या कहते हैं, शरद पवार भी नहीं कह रहे, वो भी 50-50 कह रहे हैं, अप टू 50%। हाँ 50-50 कह रहे हैं। आपने तो ये मतलब तो 25 ही कह रहे हैं, 48 का तो 24 ही होता है। चलो 24 कह रहे हैं, मान लो। ठीक है, तो चलिए सर, अगर एक बार हाइपोथेटिकली हम ये मान भी लेते हैं कि ये क्लोज फाइट है, 50-50 की फाइट है, जैसे कि राशिद जी भी कह रहे हैं, शरद पवार भी कह रहे हैं, तो समीर जी, क्योंकि आप महाराष्ट्र को बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं, कौन सी वो सीटें हैं जहां पर आपको लगता है कि अगर मामला क्लोज फाइट में आता है तो दिक्कत हो सकती है, फंस सकती हैं जो सीटें? तो मुंबई की 3 सीटें उद्धव ठाकरे जीतेंगे, मुझे लगता है। दक्षिण मुंबई अरविंद सावंत जीतेगा, अरविंद सावंत जीतेंगे, वहां से एकनाथ शिंदे कैंडिडेट दिया है। हाँ। राहुल शेवाले मुझे लगता है राहुल शेवाले, हाँ। वहां से हारेंगे। ठीक मुझे लग रहा है जो पूनम महाजन की सीट है वहां पर वर्षा गायकवाड़ बहुत अच्छा, पर वर्षा गायकवाड़ भी तो बाहरी, क्योंकि वो शायद साउथ मुंबई से वहां पर आई हैं एंड ऑल। वर्षा गायकवाड़ को अच्छा लाया गया है। हाँ, लाया गया क्योंकि सीट खाते में दूसरे में शिफ्ट हो गई। उनके कम्युनिटी का वोट बैंक, बड़ा वोट बैंक वहां पे, दलित बड़ा है, मुस्लिम बड़ा वोट बैंक है वहां पर। तो वर्षा गायकवाड़ है, तो 26/11 के आरोपी को मतलब फांसी की तख्त ले जाने वाला वकील नहीं पसंद आएगा? नहीं, पाकिस्तान भारतीय जनता का पार्टी का ग्राउंड है, इसमें कोई दो राय नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता वहां पर, इसमें कोई दो राय नहीं। भारतीय जनता पार्टी का संगठन है, संघ का वहां पर काम है, लेकिन कैडर के अंदर ये रहता है ना कि भाई ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपको सीधे ऊपर से लाकर बिठाना पड़ा। पूनम महाजन का टिकट क्यों काटा? ठीक है, भाई इतना अच्छा उसने 2014 में काम किया, 2019 में किया, तो पार्टी ने टिकट क्यों काटा? मनोज कोटा का टिकट आपने क्यों काटा? आपने कोचेटा को दिया, क्यों? कारण होना चाहिए ना काटने का। और आपने काटा तो आप किसी कार्यकर्ता को दे देते, आप कार्यकर्ता को नहीं दे रहे, आप उनको लेकर आ रहे हो। जबकि उन्होंने तो कह चुके थे कि उन्होंने, मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूं, उन्होंने चुनाव लड़ने से पहले मना किया था। उन्होंने कहा था मुझे राज्यसभा भेजिए। आप अशोक चौहान जो जमीन का नेता, आप उसे राज्यसभा भेज देते हैं। आप अशोक चौहान को चुनाव नहीं लड़वाते, आप अशोक चौहान को चुनाव लड़वाते, उसकी जगह आप किसी वकील को राज्यसभा भेज देते। मतलब जो चुनाव लड़ने के लिए इंटरेस्टेड नहीं था उससे कहते नहीं आपको चुनाव लड़ना है। तो मुझे लगता है कि वहां अच्छे कैंडिडेट को आप टिकट काट रहे हो
और पैराशूट से लेकर आ रहे हो, तो कार्यकर्ताओं में बात जाती है कि भाई हम जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, अगर आप किसी उम्मीदवार का टिकट कर रहे हो तो कार्यकर्ता को टिकट दीजिए ना। कार्यकर्ता क्या करेगा, जिंदगी भर दरी बिछाते रहेगा क्या? कि कोई भी वकील दरी आएगा, बिछाने कोई का भी काम तो खिलाड़ी, औरों से करवाया कोई खिलाड़ी जाता है ना। गौतम गंभीर आके दक्षिण ईस्ट दिल्ली से चुनाव लड़ देगा। तो मेरा यह कहना है कि जब भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत है, प्रधानमंत्री मोदी का इतना नाम है, संगठन इतना मजबूत है, तो कार्यकर्ता आधारित पार्टी को अपने कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाना चाहिए। चलिए सर, महाराष्ट्र में इतनी थोड़ी निर्भरता दिलचस्पी दूसरे आप लोगों कह पर रहे नहीं रहना हैं कि चाहिए। यहाँ पर महाराष्ट्र को लेकर है स्प्लिट ओपिनियन है, तो जरा एक एक सीट आप गिनवा रहे थे, तो उस पर जरा लौटते हैं कि आपने कहा कि मुंबई की 3 सीटें, बिल्कुल ठीक है, उसके अलावा अमरावती फंसी हुई लगती है आपको? अमरावती नवनीत राणा की सिर्फ फंसी हुई क्योंकि वहां जो एकनाथ शिंदे के जो नेता चुनाव वहां से टिकट चाह रहे थे, आनंदराव वड़सूल, उनको टिकट मिला नहीं, उन्होंने वहां बहुत भितरघात किया। और बेसिकली क्या है, अमरावती में नवनीत राणा बनाम सारी पार्टियां थी, वो निर्दलीय थी इसके पहले, एनसीपी और कांग्रेस के सपोर्ट से जीती थी वो। बिल्कुल, और भारतीय जनता पार्टी से भी उसको वहां पर पंगा चलता रहा है। लेकिन अमरावती राणा और उसके हस्बैंड जो निर्दलीय विधायक है वहां से, उनका एक अच्छा ग्राउंड है वहां पर। अब भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी जुड़ गया है, तो नवनीत राणा वहां जीत जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कोल्हापुर और सोलापुर भी हम लोग यहाँ टफ फाइट में दिखा रहे हैं। कोल्हापुर मुझे लग रहा है कि वहां से एक अच्छा टिकट दिया है, मतलब शिवाजी के वंशज को जो टिकट दिया वहां पर, कोल्हापुर भारतीय जनता पार्टी वो सीट हारेगी, मुझे ऐसा लग रहा है कोल्हापुर सीट हारेगी। मुझे लग रहा है कि 2-3 और ऐसी सीटें जो भारतीय जनता पार्टी आ सकती है। कल्याण से कपिल पाटिल हार सकते हैं चुनाव, कल्याण की जो सीटें, वहां से कपिल पाटिल हार सकते हैं। तो ऐसी कई सीटें जहां पर अब इस बार क्या मतदान बहुत अलग तरीके से होगा, मतलब अब कैडर बेस्ड मतदान नहीं होगा। कई ऐसे लोगों के जो इसलिए मतदान करेंगे कि हमें उद्धव ठाकरे को वोट देना है, गलत हुआ है। कुछ लोग इसलिए वोट करेंगे कि नहीं, लोकसभा का चुनाव प्रधानमंत्री मोदी को देना है, कोई जाति के आधार पर करेगा। अब अंदर की जो राजनीति रहेगी, कि कई जगह ऐसा हो गया कि भारतीय जनता पार्टी का कैडर जो है वो एकनाथ शिंदे के जो उम्मीदवार है शिवसेना के, उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा। उसका कहना है यार इतने सालों बाद तो अलग हुए थे, फिर एकनाथ शिंदे को हमको झेलना पड़ेगा, अजित पवार को झेलना पड़ रहा है पार्टी के अंदर कुछ सीटों पर क्या प्रकाश अम्बेडकर भी कुछ नुकसान या कुछ जिसे कहते हैं कुछ नहीं, उनका कोई वोटिंग वैल्यू पैटर्न इस बार बहुत अलग तरीके से होने वाला है। मुझे लग रहा है कि इसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी को कोई दिक्कत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी बहुत आराम से कंफर्टेबल अपनी सीटें जीतेगी। विपक्ष की अगर मैं बात करूं तो उद्धव ठाकरे मुझे लग रहा है कि 8 सीटें जीतेंगे महाराष्ट्र के अंदर। अच्छा, उद्धव अपने दम पे 8? हाँ, उद्धव ठाकरे अपने दम पर जीतेंगे। तो एक हो गई बारामती की 9। हाँ, एक बारामती 9 और एक कांग्रेस चंद्रपुर की सीट जीत सकती है 10। तो 10 से ज्यादा मुझे नहीं लगता। 38 सीटें मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी, अजित पवार और एकनाथ शिंदे गठबंधन को, महायुति को मिलेगी। और 10 सीटें जो 8 से 10 सीटें वो महागठबंधन को मिलेगी। तो यानी कि कांग्रेस का खुद का कुछ ग्रोथ यहाँ पर महाराष्ट्र में तीसरा क्विंटल के बाद भी नहीं होगा। स्ट्राइक रेट जो है 17 में से 1, तो ये ही कांग्रेस का इतिहास रहा है। महाराष्ट्र में कांग्रेस का जब एनसीपी के साथ मिलकर भी लड़े तो हमेशा एनसीपी का स्ट्राइक रेट कांग्रेस से ज्यादा रहा। कांग्रेस ने बुली करके सीटें ज्यादा ली थी, लेकिन स्ट्राइक रेट हमेशा पुअर रहा। और अब की बार तो सबसे बड़ी जो आपको लगता है कि अगर शिवसेना को मतलब उबाठा को अगर ज्यादा सीटें दे दी जाती तो, या शरद, तो कुछ चीजें बदल सकती थी? मुझे नहीं लगता। मैं थोड़ा समीर जी के मूल्यांकन से 2-3 सीटें कम आकलन करता हूं। वैसे 2-3 सही सीटें इनका है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो 8 पे पहुंचे। मुंबई की 3 में से शायद आप एक ही हरवा रहे हैं। मुझे लगता है बहुत अच्छा प्रदर्शन अगर उनका रहेगा तो शायद वो 5 तक आपको पहुंचेंगे। कौन सी सीटें फंसी हुई नजर आ रही हैं? मैं मुख्य तौर पे मुझे इसमें अगेन जो है इंटरेस्ट है कांग्रेस का। अच्छा, कि भाई सबसे ज्यादा ढोल पीटने वाले, जैसे दिल्ली में केजरीवाल है ना, कि भाई देश में 20 सीटों पे लड़ रहे हैं, लेकिन केजरीवाल की गारंटी, अबे लड़ कितनी सीटों पे रहे, गारंटी क्या? वैसे ही कांग्रेस में सबसे ज्यादा दावा करा जा रहा है कि महाराष्ट्र में हम लोग स्वीप कर रहे हैं। अबे 17 पे लड़ रहे हो, 1 सीट तुम्हारी आने वाली है, लेकिन ढपली जो है तुम सबसे ज्यादा। तो आपका फाइनल नंबर क्या है? मेरा तो कहना है ना, जैसे मैंने कहा, ये पूरा गठबंधन देखिए, विदर्भ में आप देखिएगा, हाँ, विदर्भ रीजन जो है, नितिन गडकरी की सीट को छोड़ के बाकी सभी जगह परिणाम ऐसे होंगे जिससे हमारे मित्र सुधांशु मित्तल जी जो है चौंक जाएंगे। अच्छा, तो आपका फाइनल आंकड़ा क्या है? मैं तो मतलब सर का है 10, आपका है 25 से गठबंधन के होंगे, कांग्रेस का भी अच्छा प्रदर्शन होगा, 25 से 30। एनसीपी का देखिए, आप कांग्रेस का प्रदर्शन कहां जाएगा? मतलब 1 से कितना ऊपर? 1 से मतलब 8-9 सीटें आएंगी कांग्रेस की अपने दम पर। और दूसरी बात देखिए, आप ये देखिए कि भाजपा ने अपना जो सहयोगी दल था, जो उसका जो था अजीत पवार को उसके बाद उन्होंने उनको प्रचार में ही नहीं उतारा, उनसे कहा आप आराम करिए, वो बीमार हो गए। नहीं, वो तो कहते हैं ना कि उनके साथ अभी मेंटल अलायंस है, मतलब वो दिल वाला अलायंस नहीं हुआ है। जो भी हो, जो हमारे मित्र कह रहे थे, समीर जी भी कह रहे थे, उनकी जो काम करने का और बोलने का जो तरीका है, भाजपा को लगा कि बस
नहीं, वो कुछ सीटों पे जो 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 जरा कुछ लोगों से मेरी भी बात हुई तो पता चला कि भाई कुछ सीटों पे ना वोट परसेंटेज के हिसाब से जब जीत हार तय कर रहे थे तो उसमें जो 3-4%, 5% की कमी आ रही थी तो उसके लिए अजीत पवार को साथ लाया गया। ज्यादा रोल नहीं है उनका, क्यों नहीं करवाया? ज्यादा रोल नहीं है उनका। वही मैं कह रही हूँ ना कि वो जो जीत के मार्जिन, वो जो 4-4, 5-5 सीटों परसेंट का सहयोगी है जो बड़े ताकतवर है, लेकिन उनसे प्रचार नहीं देखिए, करा रहे। बीजेपी बहुत खुलकर कह रही है कि ये मेंटल अलायंस है, मतलब उनको कह रही है मानसिक तौर पे हमने जो रैशनल पूरे नंबर से देखा है। जेडीएस, हाँ, वहां अपने नीतीश कुमार का जेडीयू, यहाँ पर एनसीपी, ऐसे लोग हैं जो भाजपा को मतलब ताकत के बजाय कमजोर कर रहे हैं। चलिए आनंद जी, आपका फाइनल नंबर क्या है? अलायंस तो अच्छा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश बचे हुए हैं, बस एक फाइनल नंबर ले लो आनंद जी से। एक कमेंट है, हमारे यहाँ अलायंस तो है, राज्यों में तो है अलायंस, यहाँ तो इंडी के अंदर तृणमूल। ठीक है सर, ये बातें तो रोज होती है, ये बातें तो रोज होती है, राजनीतिक मंच से भी होती है और सोशल मीडिया पे भरा रहता है। फाइनल नंबर आपका? मैं पिनाज आपके प्रश्न का उत्तर अभी कुछ देर पहले रशीद भाई ने कहा था कि ख्वाहिश को खबर बना रहे हैं, तो ये भी ख्वाहिश को खबर बना रहे हैं महाराष्ट्र में। मुझे लगता है महाराष्ट्र में बीजेपी का कुछ भी स्टेक पे नहीं है। बीजेपी जितनी सीटें लड़ रही थी उतनी, जितनी सीटें उनके पास थी एग्जिस्टिंग, उतनी ही रहेंगी। शरद पवार बड़े लोकल नेता हैं, क्षमा करिएगा मैं ये बात कह रहा हूं, कभी होंगे राष्ट्रीय नेता, लेकिन अब शरद पवार एक खास इलाके के, छोटे से इलाके के एक नेता हैं। वो क्षेत्रीय दल के भी क्षेत्रीय नेता है, 2-4 जिलों में उनका प्रभाव है। आप देख लीजिए वोट के हिसाब से, अगर आपको शेयर के हिसाब से देखना हो, जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की हालत है, 2.5% सीट है और दावे करते हैं कि हम उत्तर प्रदेश की बड़ी पार्टी है, कुल जमा 2.5% वोट है। चलिए तो मुझे लगता है कि वहां पर 2-3-4 सीटें मिल जाए तो मिल जाए। जो भी सीट मिलेगी, जो भी टैली बढ़ेगी, वो उद्धव ठाकरे के उबाठा से ही बढ़ेगी। और कांग्रेस पार्टी एक सीट, जो समीर भाई कह रहे हैं, मैं उनसे बिल्कुल सहमत हूं, वही सीटें मिलेगी वहां। बीजेपी को वहां किसी प्रकार का फाइनल नंबर आपका कितना मान लूं? 7, 10 कितना? किसका? इंडिया अलायंस का, महाराष्ट्र के लिए, महागठबंधन का। महागठबंधन को मुझे लगता है कि 6 से 7 सीट। 6, चलिए 6 आपकी, 7, 10 और सर दे रहे हैं दिल खोल के 25-30। तो ठीक है, 4 तारीख को असली नतीजे आएंगे, 1 तारीख को एग्जिट पोल आएगा, आप ट्यून इन रहिएगा, तब एक बार फिर से हमारे पैनल से हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन